नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अपने चरम पे है। इजराइल द्वारा उत्तरी क्षेत्र को खाली करने के आदेश के बाद गाज़ा में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे हालात में गाज़ा के लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश में हैं। लेकिन अफसोस कि 57 मुस्लिम देश होते हुए भी गाज़ा के लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं और कोई देश उन्हें शरण नहीं दे रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि कुछ मुस्लिम देश सहानुभूति जताकर किनारे हो जा रहे हैं और कुछ देश तो प्रत्यक्ष में इजराइल के साथ ही खड़े हैं, और इधर भारत के मुसलमान छाती पीट रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। उनके बस में कुछ है नहीं, वरना सबसे पहले गाज़ा निवासियों को वो शरण देने के लिए आगे आए होते। ईश्वर की कृपा है कि यहाँ उनकी सरकार नहीं है, वरना पता नहीं भारत का क्या होता। तो आज जानेंगे कि क्यों कोई मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को शरण नहीं दे रहा है। कल इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जो उम्मीदवार हैं निकी हेली, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें फ़िलिस्तीनी नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इन सारे हालात के बीच अरब देश कहाँ है, कतर कहाँ है, लेबनान कहाँ है, जॉर्डन कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है। हेली ने कहा कि क्या आपको पता है कि अमेरिका इजिप्ट को हर साल $1 बिलियन देता है, लेकिन आखिर ये लोग अपने दरवाजे फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के लिए क्यों नहीं खोल रहे हैं। निकी हेली ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने पड़ोस में हमास नहीं चाहते हैं, फिर इजराइल अपने पड़ोस में उन्हें क्यों चाहेगा। उन्होंने कहा कि अरब देश फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे भरोसा नहीं करते कि वे सही लोग हैं। इस वक्तव्य से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि फिलिस्तीन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। दरअसल स्थिति यह है कि इजराइल के 3 तरफ से ज़बरदस्त घेराबंदी के कारण गाज़ा के निवासियों के लिए मिस्र की सीमा से लगा बॉर्डर क्रॉसिंग ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। लेकिन मिस्र ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे कोई भी उस तरफ ना आ पाए। इस बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मिस्र और जॉर्डन में नहीं लेने वाले हैं। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मिस्र या जॉर्डन में ढकेलने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर मानवीय स्थिति से निपटा जाना चाहिए। मतलब साफ है कि वहाँ के लोग स्वयं अपनी स्थितियों से निपटें। जॉर्डन के राजा के इस ऐलान के बाद गाज़ा के शरणार्थियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। वर्तमान में कोई भी यूरोपीय देश गाज़ा के शरणार्थियों को लेने को तैयार नहीं है। मध्य पूर्व के देश भी सिर्फ मुंह से ही फिलिस्तीनी हितों को साधने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। गाज़ा के इस हालात का जिम्मेदार हमास के आका देश भी शरणार्थियों की समस्या पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ईरान, कतर और तुर्की, जो कि हमास के पक्षधर हैं, उनकी तरफ से भी फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकारने को लेकर अब तक एक शब्द नहीं सुनाई दिया। ये देश बाहर बयानबाजी तो कर रहे हैं, पर ज़मीन पर सहायता के लिए इन्होंने आंख और मुंह बंद कर रखा है। यूरोप पहले से ही शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कोई भी यूरोपीय देश और ज़्यादा शरणार्थियों को लेने को तैयार नहीं है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में शरणार्थियों का झुंड यूरोप की सीमा में दाखिल हो रहा है। इटली ने हजारों शरणार्थियों को अपनी सीमा के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की है। इधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि गाज़ा में फिलिस्तीनियों को डटे रहना चाहिए और अपनी ज़मीन पर बने रहना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी कहा कि वह मिस्र से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने काहिरा में कहा कि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हम इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि मरो या जियो, हमसे कोई मतलब नहीं। जब इजराइल ने उस क्षेत्र को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया तो यह कहने का क्या मतलब है कि आप वहाँ डटे रहिए और मरते रहिए।
फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लेकर फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा कि गाजा से फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक तरफ गाजा पट्टी पर इजराइल ने कब्जे की तैयारी तेज कर दी है और दूसरी तरफ फ्लोरिडा की तरफ से ये बयान आया कि गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए फिलहाल फ्लोरिडा में कोई जगह नहीं है। गवर्नर ने कहा कि अगर गाजा पट्टी से लोग भागते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी भी फिलिस्तीनी शरणार्थी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे सभी यहूदी विरोधी हैं। इसी तरह कमोबेश सभी देशों ने अपने दरवाजे फिलिस्तीन के लिए बंद कर लिए हैं। अब सवाल है कि मुस्लिम देशों का नज़रिया इस संदर्भ में क्या है। कोई भी देश केवल मजहब के आधार पर किसी देश के साथ अपने संबंध खराब करना नहीं चाहता। अरब देशों ने पहले भी 1948 में इजराइल पर गिरोह बनाने की उस तकनीक को आजमा लिया था, जिसमें वे बुरी तरह विफल हुए थे। मिस्र और जॉर्डन को लगा था कि शांति उनके लिए बेहतर होगी, क्योंकि वो इजराइल से हार गए थे। लेबनानी लोग भी इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण में काफ़ी खुले विचारों वाले हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम मुस्लिम देश, खासकर अरब देश, फिलिस्तीनियों की बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बाहर निकाल रहा है, लेकिन इनमें से शायद ही कोई देश अपने यहाँ फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बुलाने की बात करता है। अरब देशों के पास बहुत पैसा है और बहुत खाली ज़मीन भी, लेकिन वो इनको शरण नहीं देते। इसके बहुत से कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ अरब देशों का फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने यहाँ रखने का बहुत ख़राब अनुभव रहा है। इसका एक उदाहरण अगर हम लें, और वो उदाहरण है जॉर्डन। जॉर्डन में जो घटना हुई उसे ब्लैक सितंबर या जॉर्डन का गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। जॉर्डन 1948 से 67 तक वेस्ट बैंक पर शासन कर रहा था। जॉर्डन ने दूसरे अरब इजराइल युद्ध में वेस्ट बैंक का नियंत्रण खो दिया और इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी जॉर्डन चले गए थे और उनके साथ पीएलओ और उनके लड़ाके भी जॉर्डन चले गए थे। इन फिलिस्तीनी लड़ाकों ने अपने जॉर्डन स्थित बेस से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके कारण ही 1968 में करामेह की लड़ाई हुई थी और इजराइल ने जॉर्डन के अंदर जितने भी पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के जितने भी बेस थे उन सबको नष्ट कर दिया था। उसी समय पीएलओ के फिलिस्तीनी लड़ाके जॉर्डन को अस्थिर करने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने जॉर्डन के भीतर एक नया राज्य बनाने की कोशिश की। वे जॉर्डन सरकार का कोई नियम नहीं मानते थे, उनकी उगाही करते थे, अपना सरकार चलाते थे और वे जॉर्डन की सरकार को चुनौती देते रहते थे। उन्होंने जॉर्डन के राजा की 2 बार हत्या करने की भी कोशिश की और अंततः उन्हें फिलिस्तीनियों के खिलाफ पूर्ण सैन्य कार्रवाई करने का आदेश देना पड़ा। ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे कई देश जॉर्डन को अपनी सेना बनाने में मदद कर रहे थे। पाकिस्तान का इसमें सबसे बड़ा हाथ था। पाकिस्तान ने ही जॉर्डन के सभी सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी और जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, वो ही उन सैन्य सलाहकारों के प्रमुख थे। सितंबर 1970 में लगभग 2 सप्ताह तक फिलिस्तीनियों और जॉर्डनियों के बीच खूनी लड़ाई हुई। सीरिया की मदद से फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अगर जॉर्डन की सरकार कदम नहीं उठाती तो फिलिस्तीनी पूरे जॉर्डन देश पर कब्जा कर लेते, लेकिन अंततः जॉर्डन की सेना की जीत हुई और पीएलओ को अपना बेस जॉर्डन से हटाकर लेबनान में स्थानांतरित करना पड़ा। इस पूरे संघर्ष में लगभग 3,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और 500 जॉर्डन के लोग मारे गए थे, जबकि पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने दावा किया कि इस लड़ाई में 25,000 फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यहाँ थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि जॉर्डन एक मुस्लिम देश और पाकिस्तान दूसरा मुस्लिम देश, दोनों ने मिलकर 25,000 मुसलमानों, फिलिस्तीनी मुसलमानों की जान ले ली, लेकिन उस पर दुनिया में किसी ने उंगली नहीं उठाई, कुछ नहीं बोला। लेकिन भारत या इजराइल में अगर 4 मुसलमान भी मर जाते हैं तो पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
और इस भूमिका के लिए उन्हें फिलिस्तीनियों के कसाई के रूप में जाना जाता है। सोचिए कि वो पाकिस्तान जो आज बहुत चिल्ल तौबा मचाए हुए है, बहुत छाती कूट रहा है फिलिस्तीनियों के मरने पर और इजराइल के हमले पर, वो उनका नेता कभी फिलिस्तीनियों के कसाई के रूप में जाना जाता था। बहुत से लोग मानते हैं कि जियाउल हक ने हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पीएलओ के नेता यासर अराफात ने कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया या जियाउल हक को कभी माफ नहीं किया। इसीलिए यासर अराफात ने भारत से अपने संबंधों को सुधारा था, क्योंकि वो पाकिस्तान से नफरत करता था। जॉर्डन से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के चले जाने के बाद वहां तो थोड़ी शांति हुई, लेकिन फिर इन्होंने जब अपना स्थान लेबनान में स्थानांतरित कर दिया तो वहाँ पर फिर लेबनान में गृह युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत से लोग कहते हैं कि पीएलओ के लेबनान आने के बाद ही वहाँ दशकों तक गृह युद्ध चलता रहा। गाजा के फिलिस्तीनी मिस्र में भी हमेशा गड़बड़ी करते हैं और कई बार मिस्र को अपनी सीमा को सील करना पड़ता है। आज के हमास और इजराइल झगड़े में भी मिस्र गाजा की कोई मदद नहीं कर रहा है। यह एक कारण है कि कई साथी अरब देश फिलिस्तीनियों को अपने ही देश में शरण देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं वहाँ ये बवाल करते हैं, वहाँ के लोगों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से सब फिलिस्तीन की बात करते हैं और इजराइल को कोसते रहते हैं, उसे धमकी भी देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई फिलिस्तीनियों की मदद के लिए आगे नहीं आना चाहता और इसके लिए फिलिस्तीनी ही खुद जिम्मेदार है। आप देखते होंगे कि चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को सुबह से शाम तक मारा जाता है, दाढ़ी काट दी जाती है, टोपी पहनने की और नमाज की इजाज़त नहीं है। अभी हाल में ही एक और मस्जिद तोड़ा गया। अब तक 2500 मस्जिद तोड़ दिए गए। कुछ मस्जिदों को तोड़कर वहाँ शौचालय भी बनवा दिया गया है, पर एक भी मुस्लिम देश ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। और अब इजराइल भी यही कर रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश उस पर अपनी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन यही सब अगर भारत में होता तो सारे 57 देश एक साथ भारत की आलोचना करने पहुंच जाते। दरअसल मुस्लिम देशों ने इजराइल से लड़कर देख लिया है, वे उसे हरा नहीं सकते, इसलिए चुपचाप उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेने के सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और चीन के खिलाफ तो वो वैसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन सभी के आर्थिक हित चीन से जुड़े हुए हैं। इजराइल और यूएई के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी अरब और तुर्की में बनती नहीं है। दोनों इस्लामिक देश होते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों में भीतर इस बात की लड़ाई होती है कि कौन इस्लामिक देशों का असली लीडर है। फिलहाल तो सऊदी अरब लीडर है, लेकिन तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि वो सऊदी अरब को हटाकर खुद को इस्लामिक देशों का लीडर घोषित कर दे। सऊदी अरब को पता है कि खुलकर वो इजराइल से दोस्ती कर लेगा तो उसकी लीडरशिप को कुछ इस्लामिक देश स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन इस्लामिक देशों का सीधा सा फंडा है, जहां इनके आर्थिक हित जुड़े होते हैं, यह सभी देश अपने आर्थिक हितों को मजहब से ऊपर रखते हैं, और जहां इनके आर्थिक हित नहीं होते हैं वहां ये मजहब को ही सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार इजराइल को सभी तरफ से मजबूत देखकर अरब देश स्वयं ही उससे व्यापार और भाईचारा बनाए रखने को उत्सुक है। इजराइल पहले ही अपनी उन पर किसी भी तरह की निर्भरता को नकार चुका है और 50 मुस्लिम देशों के मध्य अकेला रह सकता है, उनको ठेंगा दिखा सकता है, अपनी बात मनवा सकने में समर्थ है, और किसी ने उसके साथ ऐसी वैसी हरकत की तो उसका मुंह टेढ़ा कर देने में भी सक्षम है इजराइल। अतः इजराइल ने अपने आप को इन सबके सामने आत्मनिर्भर देश सिद्ध किया है। विगत दिवस फिलिस्तीन के एक मौलाना का वीडियो बहुत वायरल हुआ। इस वीडियो में कट्टर उन्मादी मौलाना दारी कह रहा है कि एक दिन आएगा जब फ्रांस भी एक मुस्लिम देश बन जाएगा। मौलाना जिहाद की बात करता दिखता है और कन्वर्जन को भी उकसा रहा है। मौलाना कह रहा है कि 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रांस के नागरिकों को संख्या में पीछे छोड़ देंगे, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे। फ्रांस को इस्लामिक देश बनाने के लिए हमें सिर्फ संख्या बल पर ही निर्भर नहीं रहना है। हमें यकीन है कि मुसलमानों के पास अपना एक देश
होना ही चाहिए, जो अल्लाह के लिए जिहाद के माध्यम से पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को ले जाए। 57 देश इनके पहले से हैं, लेकिन फिर भी ये पश्चिम में अपना एक देश बनाने के लिए फ्रांस को इस समय अगवा किए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, यह फिलिस्तीनी अपने कट्टर मंसूबों को लेकर जहां भी जाएंगे वहां दंगे, फसाद और कन्वर्जन का काम शुरू कर देंगे और उस जगह को कब्जा करने की योजना बनाने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को कोई भी देश कैसे शरण दे सकता है? वैसे बोलने में ये पीछे नहीं रहते। इस्लाम का कोई भी फ़िरका हो, जब बात कौम की आती है तो सब एक सुर में बोलते हैं, सर तन से जुदा करते हैं। हमास सुन्नी संगठन है, हिजबुल्लाह शिया संगठन है, लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो क्या सुन्नी और क्या शिया दोनों मिलकर इजराइल से लड़ रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन से हमला हो रहा है और दूसरी तरफ लेबनान से। सोचिए, हमास और इजराइल के झगड़े में हिजबुल्लाह यूं ही क्यों कूद गया, जबकि इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ बात कौम की है। आज मुस्लिम देश बहुत अच्छे से गाज़ा के लोगों की फितरत जानते हैं, इसलिए वो सहानुभूति तो रखते हैं गाज़ा और फ़िलिस्तीन से, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम देश है। लेकिन उसकी मदद करना या शरण देना या उनके लिए किसी खास देश से दुश्मनी मोल लेने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि फ़िलिस्तीन जिस भी देश में गए वहाँ उन्होंने कुछ न कुछ बवाल ज़रूर किया। अब आप समझिए कि इजराइल इनसे कितना त्रस्त होगा, क्योंकि उसका तो गाज़ा से रोज़ ही वास्ता पड़ता है। अपने कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना होता है। बस यही बात फ़िलिस्तीनियों पर भी लागू होती है। उन्होंने हमास जैसे आतंकवादी संगठन को अपना नेता बनाया और उसे पाला पोसा। शायद यही इनका सबसे बड़ा गुनाह था और उसी की सज़ा ये आज भुगत रहे हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।